Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jhala, Faculty Social Science, and today we are going to learn in a very small concept, in a very semantic manner कि what is federalism. जैसे कि हम बोर्ड का क्रैश कोर्स देख रहे हैं या बोर्ड के क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, सो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वो ये है कि बोर्ड में जिन चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था जब हमने चैप्टर फर्स्ट किया था पावर शेयरिंग, सिमिलरली फेडरलिज्म भी वो चैप्टर है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड्स. लास्ट ईयर के जो पेपर है बोर्ड का उसके अंदर फेडरलिज्म के साथ साथ पावर शेयरिंग के क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों में ही पूछे गए थे. मैंने पावर शेयरिंग के अंदर एक क्वेश्चन भी दिखाया था जिसका सीधा सीधा क्वेश्चन जो है पावर शेयरिंग से आया था लॉन्ग आंसर टाइप. सिमिलरली फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको हमारे इंडियन जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन गवर्नेंस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपको ये नॉलेज मिलेगी कि कैसे हम हमारे गवर्निंग सिस्टम को चलाते हैं. बेसिकली अगर देखा जाए तो पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दोनों ही कनेक्टेड कॉन्सेप्ट हैं और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही डिराइव हुए हैं, डेवलप हुए हैं. बेसिकली अगर समझते हैं कि पावर शेयरिंग जो हमने लास्ट चैप्टर देखा था उसमें हमने बात की थी कि पावर शेयरिंग इज बेसिकली अ मेथड इन विच वी कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल, एथनिक, कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स. यानी कि बहुत सिंपल से अगर बात करें कि जो पावर शेयरिंग है, द मेथड ऑफ पावर शेयरिंग इज बेसिकली डिराइव्ड एज अ कॉन्सेप्ट इन फेडरलिज्म. तो जो पावर शेयरिंग ने कॉन्सेप्ट इजाद किया उस कॉन्सेप्ट को गवर्नेंस के रूप में जो एक्चुअल नेमिंग कन्वेंशन दी गई वो नेमिंग कन्वेंशन दी फेडरलिज्म. फेडरल मीन्स संघ और फेडरलिज्म मीन्स संघीय व्यवस्था पर आधारित गवर्नेंस. तो ये जो फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म की जो एक कॉन्सेप्ट है ये कहां से आई? Which was the first states who practiced this performer? Which states have successfully developed federalism as more depth in their governance? Basically अगर फेडरलिज्म को मैं बहुत छोटे से या बहुत ही जिसको हम बात करें कि बहुत ही अगर समराइज वे में अगर इस वर्ड को मैं डिफाइन करूं तो फेडरलिज्म बेसिकली अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच देयर शुड बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जो बहुत बेसिक, चाहे वो एनटीएससी का स्टेज 1 का एमसीक्यू हो, चाहे स्टेज 2 का लेंथ या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो या बोर्ड का क्वेश्चन. सिंपली फेडरलिज्म मीन्स इन एनी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, स्पेशली इन डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म मीन्स there are different levels of government in any democracy and in any country who basically performs democracy in terms of federalism. Now, अब बात करते हैं कि जो फेडरलिज्म ही क्यों या फेडरलिज्म के लिए ही क्यों बात की जा रही है, या दुनिया के आज हम जितने भी बड़े बड़े देश देखें, चाहे कनाडा हो गया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, या बात करें रशिया हो गया या इंडिया हो गया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये कुछ ऐसे देश हैं. वैसे अगर हम बात करें तो देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज. पहली बात तो दुनिया में डेमोक्रेसी ही बहुत कम फॉलो होती है, बट जिन जगहों पर होती हैं बेसिकली वो वर्ल्ड की 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन है. दैट मीन्स पीपल हु गवर्न बाय द मेथड ऑफ डेमोक्रेसी इज अ ह्यूज काउंट, वो बहुत बड़ा काउंट है. बट द कंट्रीज हु बेसिकली परफॉर्म फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग इज वेरी लो. यानी कि फेडरलिज्म या पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि सभी जाति, धर्म या संप्रदाय या अलग अलग नस्ल के, एथेंसिटी के जो लोग हैं उन्हें गवर्न करने के लिए उनके साथ इक्वलिटी के साथ पावर शेयर की जाए, उनकी जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको केटर किया जाए, और वो सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है. तो डेमोक्रेसी से जो डिराइव्ड कॉन्सेप्ट हमने निकाला दैट इज पावर शेयरिंग. उसी के साथ फेडरलिज्म, अब वो जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या नाम देंगे? जैसे कि एक तो हो गया ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया पावर शेयरिंग, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है दैट इज फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म को बहुत सिंपल मैनर में आगे लेके चलते हैं. जैसे मैंने बात की कि राइट नाउ इन वर्ल्ड देयर आर ओनली few countries, there are only very limited countries who actually perform federalism. जैसे कि यहाँ पर ग्रीन शेड में जो आप एरिया देख रहे हैं, ये ग्रीन शेड का एरिया पूरा का पूरा जो आप देखने को आपको मिल रहा है वो बेसिकली फेडरलिज्म परफॉर्म करने वाली कंट्रीज हैं. कौन कौन सी ये कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है? सबसे पहले अगर आप मैप में देखोगे तो बेसिकली रशिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. देन आप देख रहे हो कि इंडिया इटसेल्फ, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. देन अगर हम इधर बात करें तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील. तो जैसे कि आप यहाँ इस मैप में देख रहे हो
ये सब वो बड़ी कंट्रीज हैं जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वैसे बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी परफॉर्म भी नहीं की जाती है, बट जब डेमोक्रेसी इतने बड़ी कंट्रीज में है जहां बेसिकली 40% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज गवर्न अंडर द मेथड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फेडरलिज्म वो अरेंजमेंट है जहां किसी कंट्री में डेमोक्रेसी को रन करने के लिए कोई एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सिंगल गवर्नमेंट नहीं होती है। देयर आर मल्टीपल लेवल्स एंड दिस मल्टीपल लेवल्स इज बाइफिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट गवर्नेंस। रिकॉल करो पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को अगर हम याद करते हैं तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि पावर शेयरिंग के अंदर आपने देखा था कि बेल्जियम में एक मॉडल था सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, यही जो मेथड है, दिस मेथड दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज बेसिकली नोन एज फेडरलिज्म। फेडरल वर्ड का मतलब है संघ या संघीय व्यवस्था, ग्रुप। ठीक है, और फेडरलिज्म मतलब संघीय व्यवस्था को चलाने वाले देश, यानी एक देश जिसके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से अलग अलग गवर्नमेंट के थ्रू रूल करे जा रहे हैं, और पूरे कंट्री के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट अलग से है। ठीक है, तो फेडरलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट इट एक्सप्लेन्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या वर्ड यूज किया गया है? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बहुत आम सामान्य भाषा में, बहुत आम भाषा में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं। सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार जिसकी हम बात करते हैं, केंद्र मतलब जो पूरे देश को चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग स्टेट्स को चलाती है। जैसे इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के लिए कंट्री को चलाने वाली एक सरकार, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात, इन सब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉपुलेशन होगी। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर बेसिक फंक्शनैलिटी पूछे कि बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है फेडरलिज्म की, दैट इज ओनली टू और मोर गवर्नमेंट। जो बेसिक फंडा है वो ये है कि दो या दो से ज्यादा तो हो ही सकती हैं, बट इन फेडरलिज्म देयर आर बेसिकली टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई ऐसा हो सकता है कि जैसे भारत है, भारत के यहाँ पर हमने दो लेवल से ज़्यादा में लेवल में अब हमारी गवर्नमेंट के मेथड को कर दिया है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में भी टू और मोर लेवल, थर्ड लेवल तक उन्होंने स्टार्ट किया है। अमेरिका में अभी भी टू ही लेवल गवर्नेंस जो है वो चलती है, उसको हम आगे समझेंगे वो क्या है। ठीक है, नाउ दीज स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एनटीसी स्टेज 2 के क्वेश्चन में भी मिलेगा और आपको बोर्ड में भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? अगर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंट्रोल दिस स्टेट गवर्नमेंट। दीज स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट। ये इसके अंडर रह के काम नहीं करती हैं या इसके नीचे काम नहीं करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही इनको करना है, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स देम विद द लॉ मेकिंग प्रोविजंस। दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने फील्ड्स में वो इंडिपेंडेंट काम करती हैं, अपने लॉज बनाती हैं, अपने रेगुलेशंस बनाती हैं। कैसे समझेंगे इसको? जैसे कि आप देखते हो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। आप अगर वेस्ट बंगाल में जाओगे तो व्हाइट यूनिफॉर्म है, अगर आप गुजरात में जाओगे तो यूनिफॉर्म का कलर अलग है। यानी पुलिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली लॉज बनाती हैं। इसी के अनुसार एजुकेशन आप देख सकते हो, ठीक है, या आप एग्रीकल्चर देख सकते हो। बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहां दोनों ही गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है। रिकॉल करें पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में क्या था? पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा था बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट बराबरी से सीट्स दी गई थी डच एंड फ्रेंच को। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर डच क्योंकि मेजोरिटी में थे तो फ्रेंच को बराबर सीट्स दी गई थी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट जहां जर्मन, फ्रेंच और डच के इक्वालिटी के लिए बराबरी से सीट्स दी गई थी। अब अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इंडिया में आपने देखा है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज होती हैं। तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस आप देखोगे कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, अकाली दल पंजाब में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट आप देखोगे सिक्किम के अंदर, ठीक है, मिजो पार्टी आप देखोगे मणिपुर में, बहुजन समाज पार्टी आप, सपा समाजवादी पार्टी आप देखोगे उत्तर प्रदेश में। ऐसे अलग अलग पार्टीज है। तो जब अलग अलग पार्टीज हैं तो अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं और अपने अपने स्टेट्स में अपना अपने सिविलियंस को रन करती है। दैट मीन्स इन फेडरलिज्म दो सिटीजन्स कैन बी गवर्न बाय टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट दे कैन फ्री टू मैनेज अफेयर्स। अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए अलग अलग लॉज फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, हर स्टेट में अलग अलग एफसीआई या फूड स्टॉक या बफर स्टॉक की जो आप देखोगे उसको मेंटेन करने के लिए राज्यों सरकार के पास अलग अलग दलहन तिलहन के भाव निर्धारित करने की पावर है। ठीक है,
कुछ सब्जेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज्यादा होता है, कुछ में स्टेट गवर्नमेंट का कम होता है। ये इस तरीके का जो फेडरलिज्म है उसे हम क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं। क्वासी मीन्स हाफ। जैसे इंडिया इज नॉट स्ट्रिक्टली फेडरल फॉलो एज अ फेडरल स्टेट, जबकि अमेरिका एक स्ट्रिक्टली फेडरल स्टेट है, उसकी भी हम हिस्ट्री देखेंगे। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल। क्वासी मीन्स हाफ फेडरल है, हाफ बेसिकली यूनिटरी है, बट कंप्लीट यूनिटरी नहीं है। जैसे कि चाइना, चाइना में क्या है, कंप्लीट यूनिटरी। यूनिटरी मतलब सिंगल, यूनि मतलब वन, एक ही सरकार पूरे देश के लिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एक ही पार्टी है पॉलिटिकल, उसी का मेंबर बनना पड़ेगा आपको, उसी के थ्रू इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे। तो क्या ये डेमोक्रेसी की इंडिपेंडेंट विल के लिए लागू होता है? नो। हम क्या बात करते हैं, इफ इन अ डेमोक्रेसी देयर इज अ फ्री टू, एनी पार्टी is free to contest election, win election and form government. Any independent candidate can contest election and win for himself and can form as a part of a governance. तो जब मल्टीपल सरकार पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है तो सरकार बनाने का तो अवसर ही नहीं मिला। सिमिलरली अगर बात करें हम फेडरलिज्म में, तो जब 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो वो कुछ ये है, ठीक है। एक फेडरल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो बैलेंस है। बेसिकली ये हम बात क्या कर रहे हैं कि बैलेंस है, यानी कि पावर जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो दोनों ही इक्वल है लॉ मेकिंग में, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ विषय में या कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में पावरफुल होती है, जैसे कि होम अफेयर्स या फिनेंस या आर्मी या एक्सटर्नल अफेयर्स, देश के लिए डिसीजन लेने में जो इंपॉर्टेंट हो, स्पेस हो गया, या आप देखोगे कि फिनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, या फिनेंस मिनिस्ट्री है। तो ऐसे केस में कंट्री के लिए होल लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स के लिए इंडिपेंडेंट रन करती है। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि यूनिटरी मतलब सिंगल गवर्नमेंट, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था चाइना का। चाइना में एक ही पार्टी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेन जो पार्टी है, वो इसी के थ्रू, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के थ्रू अपने इलेक्शंस को चलती है, पार्लियामेंट को चलाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट ही पावरफुल होता है चाइना में, वो अपने हिसाब से पूरे डिसीजन लेता है। इंडिया में क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अलग अलग राज्यों से लोकसभा के मेंबर जीत के आते हैं, उनमें से जो सबसे पावरफुल होता है, पार्टी जो जीतती है इलेक्शन, उसका लीडर जो है वो लोकसभा का लीडर बनता है, और लोकसभा के लीडर में रूलिंग पार्टी का हेड पीएम बनता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री है, देश की सरकार चलाने के लिए, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम इज बेसिकली नॉन एज कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इंडिपेंडेंट कंट्री चल रही है, चाइना की तरह नहीं। तो बेसिकली यूनिटरी मेथड में होता क्या है, यूनिटरी मेथड में जैसे कि आप देखोगे कि पावरफुल सुप्रीम लॉ बनाने की जो पावर है, वो सुप्रीम लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है भी, जैसे चाइना में प्रोविंस होते हैं, तो बेसिकली प्रोविंस क्या है तो स्टेट जैसे ही, लेकिन वो प्रोविंस इंडिपेंडेंट नहीं है काम करने के लिए, वो वही करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट है, उसके अंडर में काम करेगी, उसके द्वारा जो कहा गया है वही करेंगे। दुनिया में आज भी देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु एक्चुअली फॉलोज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इसके अलावा आप देखते हो मिलिट्री रूलर भी होते हैं, डिक्टेटर्स भी होते हैं, सिंगल पार्टी रन भी होता है। मैक्सिको में आप पढ़ते हो क्लास 9 में, PRI पब्लिक रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूट पार्टी जो थी वो। आप आज के एग्जाम्पल पे समझो तो नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग यूंग आज भी डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहे हैं। रिसेंटली कुछ 15 साल पहले इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी, ठीक है, अबू बल असद जो है वो इथोपिया के अंदर थे। यानी दुनिया के आज भी इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सऊदी अरेबियन किंग्स, आज भी सऊदी अरेबिया में किंग्स का रूल ही चलता है, नाम के लिए पार्लियामेंट है, नाम के लिए मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और PM है, लेकिन रूल्स आज भी सऊदी अरब का जो हेरिडिटरी वंश है राजा और जो वहाँ के किंग्स हैं, सऊदीज किंग्स, वही आज भी फॉलो करते हैं अपने डिसीजंस। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दी टेक्स्ट बुक्स, ये आज भी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ही आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोर्ड के अंदर 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि यूनिटरी या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो। तो यूनिटरी में देयर इज नो एनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नेंस, यानी पहले 2 पॉइंट तो यही हो गए कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है, प्लस इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट, जबकि फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं, जो बाइडेन वहां पर नए प्रेसिडेंट बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां से हट चुके हैं,
वहाँ पर दो पार्टीज है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज। इलेक्शंस होते हैं, लोग डायरेक्ट वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर द एक्चुअल हेड, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर्स होते हैं जिनके लिए इलेक्शंस होते हैं, जबकि हमारे यहाँ गवर्नर्स एक तरीके से बेसिकली नॉमिनल हेड है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टेट में। कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन अपर हैंड इन इंडिया ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिजर्व अ कंडीशन। जो हमने गवर्नर या प्रेसिडेंट की सिचुएशन ली है, कभी आपने सोच के देखा वो क्यों ली है? बेसिकली मान लो कभी ऐसा कुछ हो जाए कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गिर जाए या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, लोकसभा में जो करंट रूलिंग पार्टी है उसके अंदर हमारी पार्लियामेंट विश्वास खो दे और उसको रिजाइन करना पड़े पीएम और उसके मिनिस्टर्स को। ऐसी कंडीशन में देश कौन चलाएगा? क्वेश्चन ये है। इसलिए हमारे यहाँ हमने क्या किया हुआ है कि फेडरल सिस्टम में हमने प्रेसिडेंट की जो एक जो विशेष हमने एक सुविधा बनाई है वो इसलिए बनाई कि प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ सेकंड हाउस होता है राज्यसभा, उसके साथ मिलकर सरकार चलाए जब तक कि नई लोकसभा इलेक्ट नहीं हो जाती या लोकसभा का पुनर्गठन नहीं हो जाता। क्लियर? तो बेसिकली राज्यसभा और प्रेसिडेंट तब तक देश को चलाते हैं। सिमिलर जो अरेंजमेंट है हमने स्टेट गवर्नमेंट में भी किया है। हमने वहां पर गवर्नर की पोस्ट जो है वो हमने डेवलप की है और गवर्नर के बाद सीएम इज द एक्चुअल हेड विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट गवर्नर चला सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए तो राज्य को बिना किसी भी इंटरफेरेंस के। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल सिस्टम, जो कि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलता है लेकिन फेडरल फॉर्म में नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा से जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है, वहां पर अमेरिका में स्टेट्स आर प्योरली इंडिपेंडेंट। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके का निर्देश या डिक्टेशन दे ही नहीं सकती है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अमेरिका में या जो हम बात कर रहे हैं यूएसए की, वहां नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है, ड्वेल सिटीजनशिप होती है, जबकि हमारे इंडिया में हमें सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। वी आर इंडियन, दैट इज आवर बेसिक आइडेंटिटी। वहां पर आप कंट्री के भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी सिटीजन हो और जिस राज्य में आप रहते हो, फॉर एग्जांपल टेक्सास में आप रहते हो या आप फ्लोरिडा में रहते हो, तो टेक्सास या फ्लोरिडा की नागरिकता या उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो ये अलग अलग फेडरल जो कंट्रीज हैं दुनिया में, उनके अलग अलग फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब जैसे हमने जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने अमेरिकन फेडरल सिस्टम से ही लिया है कि सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज प्योरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ जो आपके प्रेसिडेंट हैं या पीएम है या फिर आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? जैसे हमने बात की देयर इज अ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया के लिए काम करेगी, ठीक है, बहुत बेसिक है ये। जैसे अभी जो हमारी करंट रूलिंग जो हमारी पार्टी है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के द्वारा और उसके अलायंस जो पार्टीज हैं वो देश चला रही हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार, अलग अलग फॉर्मेशंस, अलग अलग रूलिंग मेथड्स, ठीक है, लेकिन इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही जगह पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। नाउ अब भारत ने सेकंड टीयर के बाद, यानी कि फर्स्ट लेवल तो ये, सेकंड लेवल आपका ये, इसके बाद हमने थर्ड लेवल ऑफ लोक जो फेडरलिज्म है वो भी डेवलप किया है हमारे यहाँ। गांव के अंदर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गांव को चलाने के लिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमने डेवलप किया है, पंचायती राज व्यवस्था हमने डेवलप की है, जिसको हम कहते हैं थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस। इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म का थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। और शहरों को चलाने के लिए या शहरों में हमारे सफाई व्यवस्था या नगर विकास या फिर बात करें सैनिटेशन या बात करें कि जो स्कूलिंग मेथड या बिल्डिंग या डेवलपमेंट, रोड्स या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी फैसिलिटीज आपके शहरों में आपको मिल रही हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्बन गवर्नमेंट यानी कि म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की होती है। तो हमने इन दो बॉडीज को पावर किया है, एम्पावर किया है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके। तो हमने फेडरलिज्म में बेसिकली इंडिया हैज अ थ्री टियर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। पावर जो है वो टॉप टू बॉटम जा रही है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट, देन पंचायती राज एंड म्युनिसिपालिटी। रिमेंबर, इंडिया इज नॉट कंप्लीटली फेडरल कंट्री, इट बेसिकली वर्क्स ऑन द फेडरल कॉन्सेप्ट। ये चीज ध्यान रखना कि हम कंप्लीट फेडरल नहीं है लाइक कनाडा और लाइक अमेरिका। वी बेसिकली रन्स आवर गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ फेडरलिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल वर्ड का यूज नहीं हुआ है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। वी हैव यूज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और ऐसा क्यों किया गया है? टू एम्पावर द स्टेट्स। स्टेट्स को उनकी इंडिपेंडेंस देना ताकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो कंट्री के साथ या कंट्री के गवर्नमेंट के साथ, या फिर हम बात करें कि दूसरे स्टेट्स के साथ। वी हैव बेसिकली
प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी। हमने हर राज्य के व्यक्ति, हर राज्य के कल्चर, उसके वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी है, ऑटोनॉमी दी है, और यही कारण है कि हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया है, हमने हमारी डेवलपमेंट को प्रमोट किया है, जो हमने श्रीलंका वाले एग्जाम्पल में देखा था। क्लियर? तो ये लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, जैसी मैंने यहाँ पर पूरी बात की, इसी के आधार पर हमने फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। अब इसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये बहुत ब्रॉड, बहुत ही एलैबोरेटिव या बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं कि जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के वो क्या है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो हमें पता है कि फेडरलिज्म इज बेसिकली नोन एज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स इन अ फेडरलिज्म देयर इज अ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तो बेसिक है ही है, यानी इतना तो हमें याद ही रखना है कि देयर आर 2 और मोर लेवल तो होता है, बट इन फेडरलिज्म देयर इज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, होनी ही है। वही पहला आइडेंटिफिकेशन है। यानी फर्स्ट क्या होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और सेकंड आपकी क्या होगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। हर लेवल पे, यानी कि सेंट्रल लेवल पे आपके पास इसका अपना न्याय क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए भी रूल बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इनके अंदर जितने भी अपने मामले हैं या जो भी केसेस हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल केसेस हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद भी हमारे यहाँ क्या होता है सेशन कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे यहाँ होती है। यानी जो हमने व्यवस्था बनाई है वो कितनी सिस्टमैटिक है कि अगर किसी भी प्रकार का ऑफेंस, कोई कृत्य होता है किसी भी जगह पर, तो उसको मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे एंड देन सेंट्रल लेवल पे हमारे पास जुडिशरी है, न्यायालय है, न्यायोचित व्यवस्था है। यानी न्याय से रिलेटेड व्यवस्था भी हमने फेडरलिज्म में डेवलप की है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लिए एक ही अदालत है, वो सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया भर के, भारत भर के केस वहीं जाके रखे हुए हैं। तो ऐसे तो कभी भी केस सॉर्ट ही ना हो पाते अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हमने जुरिस्डिक्शन, न्याय क्षेत्र फिक्स नहीं किए होते। अब ये न्याय क्षेत्र केवल ऐसा नहीं है कि केवल जुडिशियल या वकालत या कोर्ट या कचहरी तक ही सीमित है। हर लेवल पे टैक्स कलेक्ट करने का जो एक सिस्टम है वो भी हर लेवल पे है। गाँव में ग्राम पंचायत करती है, शहरों में नगर पालिका करती है। ठीक है, आरटीओ पे आप वाहन खरीदते हो, आप जब भी कोई नया व्हीकल खरीदते हो उस पर रोड टैक्स लगता है, वो आपका जो है म्यूनसिपालिटी को जाता है। तो इस तरीके के सारे जो आपके प्रोसेस हैं, यानी कि हर लेवल पर हर एक जुरिस्डिक्शन फेडरल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी। नाउ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एम्पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। यानी कि अब हमने ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये बोल दिया कि अच्छा भारत आज़ाद हुआ है, अब भारत आज़ाद हो गया है तो हम क्या करते हैं, एक सरकार बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमने बाकियों को अपने हिसाब से नॉमिनेट कर दिया कि इसी स्टेट में ये गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आप विदाउट लॉस या विदाउट प्रोसीजर किसी भी सिस्टम को फॉलो करोगे तो उस सिस्टम का ऑटोमेटेड या अच्छे से चलना श्योर नहीं होता है। हम क्या करते हैं, स्कूल में क्या होता है, डिसिप्लिन होते हैं, रूल बुक होती है, या किसी भी जगह आप जाते हो तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, आप गाड़ी चलाते हो तो उसका मैनुअल होता है, बाइक चलाते हो तो मैनुअल होता है। दैट मीन्स ऐसा कोई चीज जहां ये चीज लिखी हो, जहां ये चीज बताई गई हो, दैट योर सिस्टम हैज बीन रेगुलरली चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दी गई हैं वो पावर कहां से डिराइव होती हैं, ये पावर जो है इसकी ड्राइव होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने फील्ड में कैसे काम करेंगी, कैसे लॉ मेकिंग करेंगी और सिटीजन्स को कैसे गवर्न करेंगी, वो उसके दोनों ही के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस प्रदत्त हैं, गिवन है, मेंशन्ड है। नाउ फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फेडरलिज्म का, कि किसी भी कंट्री में जहां फेडरलिज्म परफॉर्म हो रहा है वहां पर कोई भी बदलाव देश के लिए या एक छोटे स्टेट के लिए या किसी भी रीजन के लिए एक सरकार अकेले अपने दम पे नहीं लेगी, अगर वो केंद्र सरकार है तो भी। यानी जैसे अभी रिसेंटली आप एक देखो कृषि विधेयक बिल पे जो अभी चल रहा है, बहुत बड़ा इशू चल रहा है, फार्मर्स बिल पे जो चल रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हो कि ऐसा बिल केंद्र सरकार ने बनाया है जो पूरे देश में लागू होना है, हर स्टेट में होना है, अलग अलग स्टेट उसका विरोध कर रहे हैं, जो कि स्टेट के फेडरलिज्म की एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एवरी स्टेट विच हैज एन अपोजिशन, विच हैज एन आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टू एनी लॉ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बीच के विवाद को सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि कृषि विधेयक बिल पे अभी जो रिसेंटली चल रहा है उस पर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं सरकार ने, उससे नए किसान या किसान से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो नहीं मान रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स भी इसके फेवर में नहीं है। लेकिन
जब कोई बदलाव पूरे देश में लागू करना हो, कोई कानून पूरे देश में लागू करना हो, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि फेडरल कंट्री के अंदर केंद्र सरकार जब ऐसा कानून पास करती है तो वहां पर जितने स्टेट्स हैं, जैसे कि मान ले कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स यानी आउट ऑफ 29, क्योंकि 50% से ज्यादा स्टेट ने अगर उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, दैट मीन्स उस कानून को पूरे देश में, इंडिया में लागू हुआ माना जाएगा। ठीक है, और वो कानून पूरे देश में लग जाएगा। लेकिन अगर अपोजिशन है, स्टेट्स उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे, जिस स्टेट ने रेटिफाई किया, साइन किया, दैट मीन्स दैट स्टेट हैज डिप्लॉयड दैट लॉ इन इट्स स्टेट। ठीक है, जो स्टेट्स नहीं करना चाहते वो ना करें, लेकिन उनके अपने प्रोविजन चलेंगे, लेकिन सरकार से जो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, वो सब नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये रीजनल कॉर्पोरेशन है, रीजनल फेडरलिज्म को या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, दोनों ही मिलकर काम करें। ठीक है, तो फिर भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जिसमें बदलाव चाहती है पूरे देश में लगना हो, और अगर आधे से ज्यादा स्टेट्स नहीं चाहते ऐसा हो, तो वो कानून बदल नहीं सकता यूनिलेटरली। यानी एक सरकार नहीं है देश में जो अपने हिसाब से कुछ भी बदल दे, यूनिलेटरी कानून नहीं बदल सकते फेडरल कंट्री में। नाउ सेपरेट जुडिशरी पावर टू इंटरप्रेट लॉस, जैसा मैंने बताया सेपरेट जुडिशरी होती है, कोई भी कानून, कोई भी केस किसी भी तरह के, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, क्रिमिनल केस यानी जैसे कि फिरौती, डकैती, मर्डर या जो क्राइम से रिलेटेड हो, और सिविल केसेस जैसे जमीन जायदाद, मैरिज, अडॉप्शन, जो भी अदर इसके अलावा जो भी केसेस हैं वो सब सेपरेट करने के लिए हमारे यहाँ पे हर लेवल पे जुडिशरी है। क्लियर? नाउ सेपरेट जुडिशरी पावर टू इंटरप्रेट इन लॉस, यानी कि जैसे कि हमने बात की कि, और इसमें ये बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल लॉज आएगा, फाइनेंशियल टर्म्स में भी अलग अलग जो है टैक्स कलेक्शन करने का जो हमारा सिस्टम है, आपने देखा होगा पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं। पेट्रोलियम पे हम टैक्स देते हैं, हम लोग खाने पे टैक्स देते हैं, हम लोग सब्जी जब एक राज्य से दूसरे राज्य आती है उस पर हम टैक्स देते हैं। बहुत सारे टैक्स है, टैक्स जैसे हम देते हैं डायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो सिटीजन देते हैं, जिनका शेयरिंग की जाती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, केस जो अपने यहाँ पर जो भी इनकम उनकी फाइनेंस के रेवेन्यू जो हो रहा है, उनका फाइनेंस जो हो रहा है उसको कैसे आगे डेवलप करें। तो बेसिकली ये फेडरल कंट्री का है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेफगार्ड द कंट्री, क्योंकि एक बड़ा देश है, वहां पर लोग शांति से रहें, पीसफुल मैनर में रहें, तो इसके लिए उनकी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो नीड्स हैं उनको केटर करना, उनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो प्रमोट रीजनलिज्म, और आप अपने एरिया में रह के काम करो, और आप भारत का अभिन्न अंग हो, आप भारत से अलग नहीं हो सकते, उस पैरामीटर को आगे बढ़ाते हुए टू प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी विद म्यूचुअल ट्रस्ट, ये फेडरलिज्म का इनर कंसेप्ट है। एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बनाए रखें। श्रीलंका में सिन्हालीज और तमिलियंस ने नहीं किया, तो हमने क्या देखा, एक बड़ा सिविल वॉर उस कंट्री में हुआ, कंट्री की ग्रोथ जो है वो इफेक्टेड होगी। लेकिन वही चीज अगर इंडिया में हुई होती तो सोचो कितना इंडिया का डिस्ट्रक्शन हो सकता था। और ऐसा एक केस इंडिया में पहले हो चुका था, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर किया जा चुका था। तो इसीलिए इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी प्रमोट करना हर एक लेवल पे फेडरलिज्म का पहला प्रायोरिटाइज पैटर्न है। चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी तक जो बात की उसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है फीचर, फेडरल के अंदर क्या होता है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। यूनिटरी, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हु कैन रन होल द कंट्री, लाइक चाइना, जैसे आप बात कर सकते हो, चाइना के लिए बात कर सकते हो, मैक्सिको की भी हद तक, कुछ हद तक हम बात कर सकते हैं। ठीक है, देन डैश इज द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन विच द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आ रहा है दिमाग में कि डैश इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आप मान सकते हो जिसमें आप कह रहे हो कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में होती है? कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है वो? दैट इज यूनिटरी। यानी यूनिटरी वो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जिसमें पावर इज कंसंट्रेटेड अमंग दी वन सिंगल गवर्नमेंट। अगर गूगल पे कभी जाओगे ना, कभी इंटरेस्ट अगर क्रिएट करना चाहोगे, तो आप गूगल पे जाकर कभी भी अपनी बुक का कोई भी टॉपिक लिख देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिख दो, you will find 100 of links, you will find 100 of issues, you will find 100 of example of unitary method, procedure, which country is governed by unitary method, which country is governed by federal system. You can find all sort of examples. भरा पड़ा है दुनिया जो है, भरी पड़ी एग्जाम्पल से, नॉलेज से। तो कई बार किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बुक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो चैप्टर इतना प्रैक्टिकल होता है। दो इट इज सोशल साइंस, लेकिन सोशल साइंस भी एक प्रैक्टिकल चैप्टर है,
मैं ये मानता हूँ कि सोशल साइंस को प्रैक्टिकली पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे थ्योरेटिकल ही पढ़ा जाए। अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सरकार होती चलती है, बस उसके बाद कुछ ना बोलूं। अगर मैं आपको बताऊं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 लेवल गवर्नमेंट होती है, फिर कुछ ना बोलूं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स ही ना दूं कि इंडिया है, अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, वियतनाम है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर ऐसे इलेक्शंस हुए, तो आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। और क्योंकि वी आर लिविंग ऑन द एज ऑफ द टेक्नोलॉजी, हम एज ऑफ टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, तो वी हैव वेरी वाइड एंगल ऑफ स्कोप ऑफ द एग्जाम्पल्स, तो आप उसको देख सकते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सिस्टम द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑब्लिक प्रोविंस ऑफ गवर्नमेंट। वो कौन सा सिस्टम है जहां पर पावर अलग अलग स्टेट्स को शेयर होती है, अलग अलग प्रोविंस को शेयर की जाती है? तो आपको पता है फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म वो पैटर्न है, वो तरीका है जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। यानी एक होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो जाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेडरलिज्म देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन डैश एंड डैश। यानी कि जो फेडरलिज्म है उसमें आप क्या देख सकते हो कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, अलग अलग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, 1 मार्क्स का हो गया या 3 मार्क्स का हो गया, वो सभी आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फेडरलिज्म, यानी हिस्ट्री क्या है फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो देखो, देयर आर 2 पैटर्न्स व्हिच इज वाइडली नोन एज द कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ फेडरलिज्म। 2 ऐसे पैटर्न जो कि दुनिया में ये हम मानते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं या जितने भी गवर्नेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, कि फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 तरीके से बना। एक तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज स्टार्टेड अ फॉर्मेशन व्हिच इज नोन बाय इट्स ओन नेम, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त यानी कि जॉइंट, जुड़े हुए। कमिंग टुगेदर, जो पहला पॉइंट है कमिंग टुगेदर, यानी अमेरिका का जो फेडरेशन है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन पे काम करता है। यानी छोटे छोटे सब यूनिट्स थे अमेरिका में, अगर हम बात करें अलग अलग रीजन्स थे अमेरिका में। आज जो स्टेट्स का काउंट है वो है 50 स्टेट्स। इन सब स्टेट्स ने अपना आपको पूल किया, एक कंप्लीट राज्य बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें इन्होंने ये फिक्स किया कि हम एक दूसरे को इंडिपेंडेंट रखेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन हम एक कंप्लीट कंट्री के रूप में रहेंगे, ताकि कोई और कंट्री, कोई और आउटसाइडर हमारी कंट्री को थ्रेट ना पहुंचाए, हमें गुलाम ना बनाए या हमें वापस से प्रेस ना करे। ये आप चीज याद रखें कि अमेरिका भी पहले 2 बड़ी ब्रिटिश यूरोपियन कॉलोनीज से डोमिनेटेड था, एक ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में अमेरिका को कंट्रोल करने की राइवलरी थी। और आज भी जो यहाँ पॉपुलेशन है, जो नेटिव है, जो वहीं की मूल पॉपुलेशन है, उसे तो रेड इंडियंस कहा जाता है, वो तो आदिवासी कबीलाई लोग हैं, रेड इंडियंस। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आज भी है, दैट दे आर बेसिकली फ्रॉम यूरोपियन एथेनिसिटी, वो यूरोपियन नस्ल के ही है। तो कमिंग टुगेदर का तो मतलब समझ गया। तो ऐसे कौन से और देश हैं जो कमिंग टुगेदर के बेसिस पे काम कर रहे हैं? लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्रीज हैं जो स्ट्रांगली फेडरल कंट्रीज हैं। स्ट्रांगली फेडरल मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। आपको देश के लिए कानून बनाना है तो आप बस ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाओगे, सिटीजन के लिए बनाओगे। वहां जो रीजन्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, वो अपने नागरिकों के लिए अपने लॉज बनाएंगे। यानी नागरिक या सिटीजन्स बेसिकली गवर्न बाय 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड दैट इज 2 टोटली इंडिपेंडेंट। क्लियर? The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, बड़ा देश, so that by pooling sovereignty, ताकि अपनी आज़ादी को एक साथ वो एंजॉय कर सकें, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, और अपनी पहचान को भी मेंटेन रख सकें, और एज अ बिग कंट्री उनको आउटसाइड थ्रेट भी ना हो, वो सिक्योरिटी मेजर कर सके। अब ये सब कब हुआ था? बहुत आसान सी बात है, 19वीं सदी के अंत तक आते आते इन 19th सेंचुरी लगभग दुनिया का हर एक रीजन इंडिपेंडेंट हो रहा था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आ रहे थे, डेवलपमेंट आ रहा था। तो उसके पहले तो किंगशिप ही लगभग पूरी दुनिया में हर जगह किसी ना किसी फॉर्म में किंगशिप या राजशाही ही चल रही थी। क्लियर? तो अर्ली ऑफ द 19th सेंचुरी, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स, ये एक नया पैटर्न जो था, हर देश का अपना एक आइडेंटिटी, हर देश की एक कॉमन आइडेंटिटी हुआ करता था। अब ये तो बात हुई इसकी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, इंडिया भी टूटे मूटे पार्टों में था,
अलग अलग पृथक पार्टों में पड़ा हुआ था। कोई राजा की तरफ रूल कर रहा था, कोई नवाब, कहीं पर जूनागढ़, हैदराबाद और अवध में थे, कहीं पर राजशाही थी, राजपुताना रीजन थे बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर में। या बात करें कि हम साउथ इंडियन में जो बात करें, वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट, द किंग ऑफ ट्रावणकोर, किंग ऑफ मैसूर। तो जब ये हम एक सुपर पावर, जो उस समय ब्रिटिशर्स जो एक सुपर पावर बन चुके थे, एक इतनी पावरफुल यूरोपियन कंट्री बन चुका था, जिसने जब भारत को छोड़ा तो 200 साल तक तो वैसे भी हम उनके गुलाम ही थे। तब भारत का लीडर कौन होता, तब भारत को कौन ऐसे यूनाइट कंट्री देखता? तो उस समय जो इंडियन लीडर्स थे, इंडियन पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके दिमाग में ये विजन था कि अगर इंडिया को यूनाइट नहीं किया गया, एकजुट नहीं किया गया, तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी इंडिपेंडेंस है, वापस किसी दूसरे देश के ऊपर हमला होकर वो खतरे में आ सकती है। तो सबसे पहला काम जो किया गया भारत के आजाद होते ही, इंडिया के टेरिटोरियल पार्ट्स को, एक्सटर्नल पार्ट्स को एग्रीगेट करके एक कंट्री के फॉर्म में लाया गया। उस समय स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, यानी जो स्टेट जहां पर था उसको वहीं रखा गया। उसको बोला गया कि आप भारत एक देश में आपको सबमर्ज होना है और अब हमारे पूरी कंट्री का एक नाम होगा, दैट इज इंडिया या भारत, और उसी के आप स्टेट या पार्ट हो गए। तो भारत ने जो प्रोसेस किया, भारत में किसी ने अपना विल नहीं दिखाया इंडिपेंडेंट पूलिंग का, तो हमें एक दूसरे को लेकर चलना था और एक कंट्री का फॉर्मेशन करना था। तो हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं वो है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में अब जैसे माने होल्ड, एक दूसरे को पकड़ के रखना, यानी एक दूसरे की, जब तक आप एक दूसरे के साथ हो, लेकिन एक दूसरे को छोड़ोगे तो आप ऐसा नहीं कभी भी छोड़ दोगे। यहाँ पर तो स्टेट्स पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, बट होल्डिंग टुगेदर में अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, देश के कुछ लीडर्स जिन्होंने देश की सरकार बनाई और देश के अंदर रहने वाले बाकी सभी नागरिक या रीजन्स को धीरे धीरे पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई। यानी यहाँ पर इन सम हाउ देयर इज अ हाई एंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या हाई एंड ऑफ अ सीनियर अथॉरिटी ओवर द सब इंस्टीट्यूट, बट डिक्टेट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन एक ताकि इंडिपेंडेंटली कोई अपनी इच्छा से अलग ना हो जाए, ऐसा ना हो। जैसा कि हमारी आज़ादी के समय हुआ था कि जूनागढ़ के जो महाराज थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, कश्मीर जो है वो इंडिया में रहना चाहता था पर पाकिस्तान फोर्सफुली उसको लेना चाहता था, हैदराबाद का निजाम अपना राजशाही नहीं छोड़ना चाहता था, वो कहता था कि मैं तो हैदराबाद ही रखूंगा, पूरा हैदराबाद मेरा है, कोई इंडिया नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में देश को यूनाइट कैसे किया जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला फेडरल सिस्टम से। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो बेसिकली क्वासी फेडरल है। क्वासी मींस हाफ यूनिटरी एंड हाफ फेडरल। क्लियर? तो ये तो बात थी दो मेथड्स ऑफ फेडरलिज्म के सिस्टम। जो बात हम कर रहे थे वो बात क्या थी, उस बात के बारे में भी हम जिक्र करते हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जैसा हमें पता है कि बहुत सारे सब यूनिट्स थे। ब्रिटिशर्स जो बाउंड्रीज छोड़ के गए थे वो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, देन चाइना के साथ फैली हुई थी, देन म्यांमार, बर्मा तक फैली हुई थी। यानी इंडिया एक बहुत बड़ा, एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूट कंट्री था। और अगर आज हम इस एरिया को मिलाकर चलें तो शायद हम एरिया वाइज 7th पोजीशन पे नहीं होते, शायद 3rd या 4th पर होते। ठीक है, इतना बड़ा एरिया भारत के पास था। तो इतनी बड़ी कंट्री जो कि अफगानिस्तान से फैली और बाद में इसका फिर डिवाइडेशन हो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ इधर हमारा बांग्लादेश और फिर यहाँ पर म्यांमार वगैरह। तो यहाँ आप देखोगे सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, राजपुताना, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद, तो ये सब कभी आपस में मिलना ही नहीं चाहते थे। ब्रिटिश के जाने के बाद इनको ही लगा कि क्यों ना हम वापस अपनी राजशाही या अपना राजा महाराजा वाला प्रजा वापस शुरू कर दें। बट उस समय वापस अगर ऐसा होता, अगर हम अलग अलग यूनिट्स होते तो शायद फिर कोई दूसरा बड़ा देश आकर हमें गुलाम कर लेता। तो सबसे पहले स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया गया। ये काम किया ऑनरेबल लेट श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, और उन्होंने स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए हर तरीके का जो है एक टैक्टिक्स या एक जो पूरा एक पैटर्न है उसको डेवलप किया। इवन जो गोवा है, गोवा हमारे पास नहीं था 1961 तक। 1961 तक गोवा जो है पुर्तगाल की एक कॉलोनी थी भारत में। यानी आज़ादी के 20 साल बाद भी, 13 साल बाद भी गोवा हमारा पार्ट नहीं था, गोवा पुर्तगाल का पार्ट था, जो कि भारत से लगभग 7000 किलोमीटर दूर एक दूसरी कंट्री थी। तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी भेजकर पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया। इसी प्रकार पुडुचेरी, यहाँ पर फ्रेंच की टेरिटरी थी पुडुचेरी। फ्रेंच ने तो ऑटोमेटिकली ट्रीटी या संधि करके पुडुचेरी जो है, पांडिचेरी जिसको हम बोलते हैं तमिलनाडु में, वो सौंप दिया भारत को। ठीक है, 1954 में। तो इस तरीके से इंडिया को यूनाइट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि 1956 में पूरे भारत को एक फॉर्म में लाया गया, एक यूनिटरी, एक पॉलिटिकल मैप के रूप में लाया गया। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट डिसइंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ प्रोविंशियल यूनिट्स रूल्ड बाय किंग्स एंड नवाब्स एंड इंडिपेंडेंट रीजन्स टू सिक्योर इंडिया फ्रॉम फर्दर फॉरेन अटैक्स। दोबारा हम विदेशी आक्रमणकर्ताओं से प्रताड़ित ना हो जाए, फिर गुलाम ना बन जाए। ये हमारी आज़ादी जो इतने मुश्किल से हमें मिली है, इतने सॉर्ट ऑफ जो हमने
त्याग किया है वो फिर किसी और के पास न चली जाए। तो इसीलिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग की हमने होल्डिंग टुगेदर, हर स्टेट को बोला कि आप इंडिया में रहने के लिए एग्रीमेंट करो, इंडिया से आप डिस्ट्रक्ट कभी नहीं होगे और हम आपको आज़ादी देंगे पूरी तरीके से अपने रूल को इंडिपेंडेंटली चलाने के लिए, अपने रीजन को इंडिपेंडेंटली चलाने के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आयरन मैन कहे जाते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारत के स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने में, स्टेट्स को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने में। जैसे महाराष्ट्र पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था, तो महाराष्ट्र में से 2 राज्य बने, एक बना महाराष्ट्र इटसेल्फ और मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से एक बना महाराष्ट्र और एक बना गुजरात, ठीक है। इसी प्रकार मद्रास में से 2 राज्य बने, एक बना आंध्र प्रदेश, एक बना तमिलनाडु, ठीक है। इसी प्रकार ट्रावणकोर जो राजशाही परिवार था उसमें से एक राज्य बना पूरा केरला, ठीक है। इसी प्रकार राजपुताना के अंदर से जो बहुत सारे जयपुर, महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा बीकानेर, महाराजा जैसलमेर, इन सब में से कंबाइंड एक स्टेट बनाया राजस्थान। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा को 2 अलग राज्य बनाए गए, पंजाब हरियाणा को अलग किया गया। हिमाचल अलग राज्य बनाया गया, उत्तराखंड अलग राज्य बनाया गया, उत्तराखंड बाद में बनाया, उत्तर प्रदेश को यूनाइट करके अलग बनाया गया। तो इस तरीके से पूरे जो हमारे देश है उसको अलग अलग राज्यों के थ्रू हमने एक कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दी या पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी, ठीक है। अब जो फेडरलिज्म की हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म की हमने बात की, कुछ क्वेश्चंस फिर देखते हैं। व्हाट अदर फैक्टर्स बिसाइड्स पॉलिटिक्स कीप द फेडरेशन यूनाइटेड? ये क्वेश्चन 2015 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिक्स के अलावा फेडरेशंस या फेडरल सिस्टम को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सबसे पहला पावर शेयरिंग को याद करो, म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि आप एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के इकोनॉमिक वैल्यूज, एक दूसरे के जो लैंग्वेज वैल्यूज है उनको रेस्पेक्ट करते हो और इंडिपेंडेंस देते हो एक दूसरे को चलाने के लिए, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, यानी एक दूसरे का मिलके डेवलपमेंट करना, ठीक है, फेडरलिज्म के अंदर जो पॉइंट आता है, क्लियर। देन विच कंट्रीज आर एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस? कमिंग टुगेदर का हमने बात की थी, कौन कौन से हैं? यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये स्टेज 2 का, स्टेज 1 का और बोर्ड के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ होल्डिंग टुगेदर इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ कमिंग टुगेदर। हाउ? होल्डिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर से डिफरेंट कैसे है, मैंने अभी बताया। इन होल्डिंग टुगेदर states are not completely independent, state are not supposed to distract themselves from the country। आप कंट्री के से अलग नहीं हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में से स्टेट्स आप अलग हो सकते हैं, अब तो हो ही नहीं सकते। बट एट द टाइम ऑफ अमलगम, एट द टाइम ऑफ जब ये ट्रीटी हुई तब उनके बीच में ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। भारत में तो ये है कि एनी स्टेट शुड नॉट सीसीड हिमसेल्फ, कोई भी राज्य अपने आप को भारत से अलग नहीं रख सकता, भारत से अलग नहीं जा सकता। और ये उस समय के प्रयोजन है जब भारत आजाद हुआ था, अब तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। आप राजस्थान सोचे कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं तो पॉसिबल ही नहीं। तो उस समय ये अग्रीमेंट्स हुए थे और वही डेफिनेशन हम आज भी पढ़ रहे हैं कि इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई भी रीजन पार्ट ये सोचे कि मैं बांग्लादेश में मिल जाऊं क्योंकि बांग्लादेश की बॉर्डर पे हूं, या म्यांमार में मिल जाऊं क्योंकि मैं नागालैंड के पास हूं। वो पॉसिबल नहीं है। कल्चर, रिलीजन, कास्ट, वो सब वहां की वैल्यू हो सकता है इक्वल हो या लगभग सिमिलर हो, बट आपकी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है it is defined as India. Now explain the vertical division of power. Vertical division of power क्या है? Vertical division of power है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारे इंडिया में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने बनाया है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क्स 3 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन के आंसर राइटिंग कर सकते हो। नाउ द पावर टू रूल गवर्नेंस, अब वो कहां पर मेंशन है ये बात कि हम अलग अलग एरिया में रहते हुए भी अपने आप को एम्पावर मान सकते हैं लॉ बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे इंडिपेंडेंट रहेगी लॉ मेकिंग में। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट ऐसी मेंशन की गई है। लिस्ट मतलब एक सेपरेट पार्ट ऐसा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार कहां पर लॉ बना सकती है, किन विषयों पर लॉ बना सकती है। विषय यानी किन सब्जेक्ट्स पर, विषय मतलब सब्जेक्ट। जैसे कि मान लो कि मैंने बात किया यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। जैसे मैंने बोल दिया स्पेस एंड मिसाइल डेवलपमेंट, इसमें कोई भी स्टेट
इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा। ये देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। इसलिए स्पेस के ऊपर कोई चंद्रयान लॉन्च करना है, मंगलयान लॉन्च करना है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो सारी पावर, उससे रिलेटेड कानून बनाने की पावर सीधे सीधे यूनियन गवर्नमेंट के पास है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें पावर नहीं रख सकता। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के अंदर जाके इनकी टेस्ट कर सकती है, वहां लैंड एक्वायर कर सकती है। लाइक उड़ीसा में चांदीपुर आप देख सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम वीरल आइलैंड, आप राजस्थान में पोखरण देख सकते हो जहां परमाणु बम को परीक्षण किया जाता है। आप अहमदाबाद में आप विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर देख सकते हो। आप श्रीहरिकोटा में जो हमारा मिसाइल टेस्टिंग लॉन्च सिस्टम है वो देख सकते हो। यानी इस केस में इंडिया के किसी भी रीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है फॉर दिस प्रोजेक्ट। स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, मिलिट्री हो, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए और सिटीजन्स पे यूनिवर्सल लॉ बनना चाहिए। तो 97 ऐसे विषय हैं जिसपे सरकार सीधे सीधे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, बैंक्स, बैंक का नेशनलाइजेशन, करेंसी, कितनी करेंसी सर्कुलेशन होगी, कौन सी करेंसी के नोट छपेंगे, नोटबंदी हुई थी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो नोट कैसे छपेंगे, वो सारा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट, 66 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। सबसे पहला तो याद ही रखो पुलिस, मैंने एग्जांपल ही बताया था, हर राज्य की पुलिस की कलर जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म लगभग सिमिलर है। कोलकाता की तो बिल्कुल ही है, वेस्ट बंगाल की तो पूरी व्हाइट है। ठीक है, ट्रेड, व्यापार, उस राज्य में होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाना, कर लगाना, लॉ, उसका लॉ बनाना। कॉमर्स, एग्रीकल्चर, किसी राज्य में, केरला में आप देखो कि रबड़ की खेती होती है, कैशू होता है, गोवा में नारियल बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा आप देखो कॉफ़ी होती है। तो वहाँ जिस राज्य में जिस तरीके की एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड लॉ बनाने का इंडिपेंडेंस उसको दिया हुआ है। क्लियर? इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्थाएं, और कुछ सब्जेक्ट्स जो दोनों ही, जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जिनके ऊपर नियम बना सके, कानून बना सके, ऐसे कॉमन फील्ड्स होते हैं। फॉरेस्ट, जंगल, सिक्किम के जंगल अलग हैं, वेस्ट बंगाल के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, कहीं बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क है, कहीं बहुत कम नेशनल पार्क है, कहीं सेंचुरीज हैं। अपने राज्य के बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, फ्लोरा एंड फोना को मेंटेन करने के लिए हर राज्य सरकार लॉ बना सकती है। और अगर नेशनल इंपॉर्टेंस के अगर वो है तो केंद्र सरकार उस सेंचुरी के ऊपर नेशनल पार्क बना सकती है। आपने देखा ही होगा बहुत सारे राज्यों में जो पहले सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो राज्य सरकार बनाती है कई बार, जैसे केवलादेव घाना जो यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो पहले सेंचुरी थी, बाद में उसको नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंस मिल गया। ठीक है, चाहे रणथंबोर नेशनल पार्क हो या मनास हो या काजीरंगा हो या कान्हा हो या पेंच हो, बहुत सारे हैं, उन सबको दोनों ही एम्पावर हैं। ट्रेड यूनियंस, व्यापारी जो लेबर हैं या जो यूनियन फैक्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनके वेजेस, उनके भत्तों के लिए। मैरिज, अडॉप्शन या सक्सेशन से जब कोई भी कानून बनाना है, जैसे कि हिंदू लॉ बिल हो गया, उसके अंदर कुछ अलग कानून बनाना है। यूनिवर्सल सिविल कोड जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से 3 है। अब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों में नहीं आता हो तो वो कहाँ जाएगा? अगर मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक्स के ऊपर या 5G, 6G, 7G के ऊपर रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आर नोन एज रेसिड्यूरी लिस्ट। ये रेसिड्यूरी में जाते हैं, मतलब जो नए सब्जेक्ट्स भविष्य में आने वाले हैं। और इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए होल सोल सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है। क्लियर? ये पूरा कॉन्सेप्ट एनटीएससी स्टेज 1, 2 और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बोर्ड में आया हुआ है कि हाउ यू कैन से दैट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तो 3 लिस्ट होती हैं, तीनों लिस्ट के अंदर वर्क स्पेसिफाइड है, मेंशन्ड है, उसी के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग होती है। क्लियर? आगे बात करते हैं हाउ इट इज प्रैक्टिस इन इंडिया। अब बहुत सिंपल सी बात है, जब हम आजाद हुए थे, जैसे मैंने बात की, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट वी हैव डिफरेंट एथनिक कल्चर। भारत का तो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, और इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी भारत में हर राज्य को इंडिपेंडेंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलने की। ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले डिमांड्स हुई थी स्टेट्स को भाषा के आधार पर बनाने की। सबसे पहला जो डेवलपमेंट इसमें हुआ वो यही हुआ कि मद्रास में से तमिल और तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने आंदोलन किया, विद्रोह किया, वायलेंट भी हुआ, वायलेंस भी उसके अंदर मेथड हुए, और उसी के आधार पर मद्रास से सबसे पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 स्टेट बनाए गए। आंध्र प्रदेश पहला वो राज्य है भारत का जो भाषा के आधार पर बनाया गया। ठीक है, उस समय लीडर्स को यही सही लगा कि क्यों ना इनकी रीजनल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ही हम प्रमोट करें,
इसी वजह से ये भारत के राज्य में मिले रहेंगे और अपनी जो हमारा जो कॉर्पोरेट म्यूचुअल ट्रस्ट एक दूसरे पर बना रहेगा। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक फॉर्म जो है सबसे पहला वो एग्जाम्पल आता है जिसके बेसिस पे राज्य बनाए गए। कुछ समय बाद लीडर्स को लगा कि नहीं, अगर हम भाषा के आधार पर बना लगे तो शायद और ज्यादा टुकड़े हो जाएं धीरे धीरे भारत के। यानी अभी तो क्योंकि भारत में लगभग 1300 ऐसी बोलियां हैं जो प्रांतीय भाषाएं हैं, जिनके ऊपर लोकगीत हैं, बैलेड्स हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेथड शुरुआती दिनों में फेडरलिज्म को प्रमोट करने का एक कॉन्सेप्ट बना और इसी आधार पर सरकार जो है उसने क्षेत्रों को शुरुआती तौर पर उनकी रीजनल आइडेंटिटी, उनके ज्योग्राफिकल डिफरेंस, जैसे कि आप बात करोगे उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरीके से अलग हैं ज्योग्राफिकली, कल्चरली, उनको उसी आधार पर फॉर्मुलेशन किया गया, उनको बनाया गया। क्लियर? तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द डिफरेंस बेस्ड ऑन द कल्चर, एथेंसिटी और ज्योग्राफी। कल्चर, नस्ल, जैसे नागा ट्राइब है, मिजो ट्राइब है, मणिपुर ट्राइब है, ये नस्ल है, दीज आर बेसिकली ट्राइब्स, इनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसी के बेसिस पे इन स्टेट्स को बनाया गया, अलग किया गया। ऐसा नहीं कि बंगाल तक नागालैंड या मिजोरम को मर्ज कर दिया गया जो पहले हुआ करता था। तो दैट इज बेसिकली नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये वो स्टेट है जिनको अपने कल्चर की वजह से बनाया गया। झारखंड को बिहार में से अलग करके बनाया गया 2004 में। ठीक है, उत्तराखंड भी उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में से अलग बनाया गया, पहाड़ी रीजन है, जबकि उत्तर प्रदेश पूरा प्लेन वाला रीजन है। ठीक है, देन उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे देन लैंग्वेज वाज बेस्ड, देन आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट कार्व्ड आउट फ्रॉम द मद्रास ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल आउट ऑफ द तमिल्स। तो ये एक और मेथड है। तो कोऑपरेटिव, क्योंकि फेडरलिज्म को प्रमोट करना था, भारत को एक संयुक्त यूनियन स्टेट रखना था, इसलिए स्टार्टिंग डेज में जैसे जैसे चीजें मिलती गई उसी तरीके से हमने हमारे फेडरलिज्म को डेवलप किया। क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद एक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लगभग 30 साल तक रूल किया और वन पार्टी डोमिनेशन था सेंट्रल में। कहीं ना कहीं वन पार्टी की इच्छा थी कि बाकी पूरे रीजन्स में भी सेम सरकार है। और ये जो तरीके का एक जो नया सिस्टम फेडरलिज्म में डेवलप हुआ, इसे बोला जाने लगा सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस। तो कई बार सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट होकर आता है, उसको हम बात करेंगे। तो लैंग्वेज पॉलिसी, सबसे पहले तो ये आंदोलन होने लगा कि चलो अगर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बना रहे हैं तो क्यों ना भारत की एक नेशनल लैंग्वेज भी हो। तो नेशनल लैंग्वेज में स्टार्टिंग में अगर हिंदी को जब थोपने की बात हुई या हिंदी को जब लगाने की बात हुई तो बहुत सारे नॉन स्पीकिंग हिंदी कंट्री जो स्टेट्स थे उन्होंने अपोज किया कि जब हिंदी हमारी मातृभाषा है ही नहीं, हमारे रीजन की भाषा है ही नहीं, तो हिंदी देश की भाषा कैसे हो सकती है। इसी विद्रोह के चलते हिंदी को बेसिकली नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया बट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और 1965 तक अंग्रेजी को इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, लेकिन बाद में उसको विड्रॉ कर दिया गया क्योंकि बेसिकली वो ब्रिटिशर्स के थ्रू आई थी। लेकिन जो स्टेट्स हिंदी नहीं बोल सकते थे लाइक तमिल, केरला, कन्नड़ एंड आंध्रा, वहां पर ये प्रॉब्लम हुई कि हमारा सेकंड ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज तो इंग्लिश होना चाहिए जिसमें हम लोग डेवलप्ड हुए। तो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेजेस, टोटल 22 लैंग्वेजेस में हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे 8th शेड्यूल में लिखा गया है। अच्छा, ये शेड्यूल क्या होता है? ठीक है, जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली एंटर की जाती है एक नए चीज को, उसको हम अपेंडिक्स जो बात बोलते हैं, हम उसको एक जैसे हम देखते हैं ना पीछे हम इंसर्ट करते हैं कुछ वर्ड्स, आपको स्पेशल मिलते हैं हर बुक के पीछे, तो वो जो आपका एक्स्ट्रा एक जो पेज एंटर हुआ है उसको शेड्यूल बोला जाता है। उसमें किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही काम होता है। तो बेसिकली 8th शेड्यूल के अंदर हमारे पास भारत में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनका इतिहास, जिनका कल्चर 1500 से 1000 साल से 2000 साल पुराना है। उनके रिटर्न टेक्स्ट हैं, वैल्यूज हैं, उनके स्क्रिप्ट्स हैं, उनकी लिटरेचर हैं। तो उन लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दी गई लाइक बोडो, कश्मीरी, मैथिली, सैंथाली, देन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बिहार जो हम मैथिली जिसको बोलते हैं, बोडो, डोगरी, ठीक है, जैसे राजस्थान में बात करें तो मारवाड़ी, शेखावटी। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। कुछ लैंग्वेज रीजनल है, कुछ जिनकी इंपॉर्टेंस है, जिनके अंदर इतिहास लिखा गया है, जिनका अपना कल्चर है। तो ऐसी हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। एनटीसी स्टेज 1 बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लास्ट इसमें एंटर सिंधी हुई है, सिंधी भाषा। English is used as official language, was stopped in 1965, but due to the non-use of Hindi speaking states, it is again used as official language. तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जैसे मैंने बताया कि आईएनसी का डोमिनेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेशन रहा है 1967 तक। तो बेसिकली जब एक पार्टी बहुत लंबे समय तक किसी रीजन में रहती है तो उसकी ये इच्छा होती है कि बाकी भारत के पार्ट्स में भी वही पार्टी, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा होती है कि अगर वो देश में सरकार बनाए तो हर
स्टेट में भी उसकी सरकार हो। कई बार इस चीज को करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी अनड्यू एडवांटेज लेती है, सरकार गिराने की भी कोशिश करती है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया 1967 तक। जब वो पावर में थे तो बहुत अच्छा था, उसके बाद जिन स्टेट्स में उनकी सरकार नहीं थी वहां उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की। यानी भारत में एक्चुअल में फेडरलिज्म डेवलप हुआ है 1980 के समय में। यानी भारत में एक्चुअल जो फेडरलिज्म है वो 1980 से 1989 के अंदर डेवलप होने लगा, जब डिफरेंट रीजनल पार्टीज डेवलप होने लगी, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टीज बनने लगी और वो इलेक्शंस जीतने लगी। तो सरकार गिराकर वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाने का जो प्रचलन था 1989 तक, वो धीरे धीरे कम होने लगा। जनता पार्टी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर के आई, और तृणमूल कांग्रेस, अलग अलग पार्टीज जो डेवलप हुई। अदरवाइज क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में भी इतनी पावर में थी 1967 से लेकर 1980 तक कि कई बार वो जो स्टेट्स थे, जो कुछ स्टेट्स थे जहां पर अलग पार्टीज थी, उनको बेसिकली सेंटर के सामने हर एक चीज की, चाहे फंड हो चाहे फाइनेंस हो, उसकी एक तरीके से भीख मांगनी पड़ती थी, गिड़गिड़ाना पड़ता था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल डेवलपमेंट नहीं था। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में तब जाकर पावर आया है जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे रीजनल पार्टीज डेवलप होने लगी। ठीक है, कई बार दूसरे स्टेट्स को चलाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो बड़ी पार्टी थी उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट भी बनाई, गठबंधन की सरकार भी बनाई। और आपको पता है कि जो गठबंधन की सरकार होती है वो सबसे लेस जो है स्टेबल गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि जिस दिन उसका गठबंधन टूटा, जिस दिन उसका बहुमत टूटा, जैसे मैं हूं और मेरे से दो जो लोग और हैं, हम तीनों किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, हमने मिलकर एक अलायंस बनाया। जैसे कि अभी सरकार चल रही है ना, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए जो कांग्रेस का अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो राहुल महाजन के साथ मायावती जी हैं, आपके तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हैं, देन और भी लोग हैं, शरद पवार जी हैं, इन्होंने अलायंस बनाया। ठीक है, तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स को रीजनल ऑटोनॉमी ना मिले, उनको सरकार गिरा के अपनी सरकार बना दी, जो आज भी चल रहा है। महाराष्ट्र में रिसेंटली आपने देखा होगा, कर्नाटका में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराकर वापस भाजपा की सरकार बनाएगी। ये पॉलिटिकल एक स्टायर होता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था, ये रीजनल डाइवर्सिटी 1990 के आते आते प्रमोट होने लगी, जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलप होने लगा, जब फेडरलिज्म एक अलग लेवल पे जाने लगा और फेडरलिज्म के अंदर रीजनल स्टेट्स पार्टी जीतकर, इलेक्शंस जीतकर आने लगे। उसके पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे भीख मांगना पड़ता था या अपने फंड्स मांगने पड़ते थे, जो कि एक प्रॉपर फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, वीपी सिंह की एक सरकार आई थी, आपने पढ़ा होगा, जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था 1989 के अंदर, मंडल कमीशन, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि दो बड़े लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वीपी सिंह, द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, वीपी सिंह जिसके प्राइम मिनिस्टर थे, वो ऐसी सरकार थी जो पूर्णतया कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन मींस पूर्णतया गठबंधन की सरकार थी। यहाँ पर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी, बहुमत में नहीं थी, तो पावर इंडिपेंडेंटली नहीं यूज कर रही थी। तो वीपी सिंह को कैसे, वो दोनों ही गठबंधन के ग्रुप के लोग अपने हाथों से नचाते थे, जिसका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हुआ वो अपना सपोर्ट खींच लेगा और सरकार गिर जाएगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट इज द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ज्योति बसु जो कि वेस्ट बंगाल चलाते थे, एंड बीजेपी जो कि लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में डेवलप हुई थी। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे कोलिशन गवर्नमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज मोस्ट फेवरेबल गवर्नमेंट ऑफ फेडरलिज्म। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स में सरकार गिरने के चांस पूरे होते हैं, बट कहीं ना कहीं कोलिशन गवर्नमेंट एक तरीके का प्रमोशन करती है। जब राज्य की कोई छोटी सरकार पार्टी जो है वो स्टेट में कोई सीट जीत लेती, सेंट्रल में सीट जीत लेती, तो सेंट्रल की गवर्नमेंट के साथ कोलिशन करती है। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को प्रमोशन ये एक पॉइंट देता है। नाउ अब जो क्वेश्चंस है एक बार फिर उसका टाइप देख लें। इन फेडरल सिस्टम द पावर ऑफ मेकिंग लॉज आर मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट, वो हमने भी दिखाया था, फॉरेस्ट, ट्रेड, कॉमर्स एटसेट्रा। लिंग्विस्टिक पॉलिसी सबसे पहले रीजनलिज्म के लिए कैसे फायदेमंद हुई, टू प्रमोट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स, फर्स्ट यूज्ड एज द प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म। Which states were created on the basis of language and which state has separated provision under federalism? जम्मू कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में कुछ अपने प्रावधान है अपने रीजन्स को रूल करने के लिए, ताकि उनके आदिवासी जनजाति बाहुल्य समूह को इंडिपेंडेंट मिले अपने रीजन को चलाने के लिए। तो ये कुछ तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमें ध्यान में रखने हैं। नाउ भारत ने अपना थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स फेडरलिज्म में डेवलप किया। 1992 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया गया पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के लिए। दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक बदलाव किए गए दो कानूनों में।
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd मतलब इसके पहले 73 कानून में बदलाव हो चुके थे, 72 बदलाव हो चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन जो बन चुका था उसमें बनने के बाद, और ये 74th यानी 73 जुड़ा हुआ है किसके साथ, पंचायत राज के लिए, यानी कि रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वैसे इस बार हट चुका है बोर्ड से, लेकिन अगली बार ये 100% आना है। ठीक है, एंड म्युनिसिपैलिटी अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, यानी शहरी विकास व्यवस्था और गांव में विकास व्यवस्था। रिमेंबर, दोनों ही बॉडीज के लिए इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक फॉर्मेशन करता है जो इन दोनों के लिए इलेक्शंस करवाते हैं। क्लियर, यूनियन गवर्नमेंट फर्स्ट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट सेकंड लेवल, और स्टेट के बाद हर स्टेट में गाँव के अंदर पंच सरपंच पंचायत राज व्यवस्था, और शहरों में म्युनिसिपल नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद की व्यवस्था की जाती है। क्लियर, अब देखो ये है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि गांव के अंदर सीधा पैसा पहुंचेगा, गांव में सीधा विकास किया जाएगा, पंच सरपंच यहाँ पर होंगे, इलेक्शंस पूरे गांव की जो पॉपुलेशन है वो इलेक्शन करेगी, इलेक्शन में वोटिंग करेगी 18 ईयर्स अबव, और उसके बाद अगर एक गांव है तो ऐसे अगर 10 गांव है तो 10 गांव मिला के क्या बन जाएगा, ब्लॉक लेवल यानी पंचायत समिति। और हर ब्लॉक, अगर मान लो जिला में 5 ब्लॉक हैं तो 5 × 10 या जितने भी हैं तो 50 जो गांव है वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में या जिला में आते हैं। यानी कि विलेज लेवल या ग्राम सभा इज बेसिकली 1 विलेज, और अगर पॉपुलेशन कम है तो 2 विलेज, ग्राम सभा पे इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर जो इलेक्शंस हो गए वही इलेक्टेड बॉडीज के सरपंच और सरपंच मिलके क्या बनाते हैं, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति। यानी एक ब्लॉक लेवल में या पंचायत समिति के अंदर हो सकता है 10 से 15 गाँव आए, और यही पंचायत समिति पूरे जिला या डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लो 10 पंचायत समिति है और मान लो कि एक पंचायत समिति में 5 गांव लगते हैं तो दैट इज 50 विलेजेस इन एक पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको आईएएस ऑफिसर संभालता है, ब्लॉक लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर संभालता है, और इलेक्शन केवल नीचे की बॉडी के लिए होते हैं। वहीं जो शहरों में जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये बनता है पॉपुलेशन के अनुसार, यानी 5 लाख से अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1 लाख से 5 लाख के अगर बीच है तो नगर पालिका म्युनिसिपल काउंसिल, और नगर पंचायत या परिषद अगर 1 लाख से पॉपुलेशन कम है। तीनों के अंदर जो पोस्ट होती है वो होती है मेयर, महापौर, और तीनों में वार्ड मेंबर्स होते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक गांव है, मान लीजिए कि अगर एक छोटा कस्बा है कूचामन, ठीक है, तो कूचामन राजस्थान का एक कस्बा है जिसकी पॉपुलेशन मान लीजिए 1 लाख है, तो इस कूचामन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, मान लीजिए 4 पार्ट्स में। ठीक है, और इन हर एक पार्ट में इक्वल पॉपुलेशन हर वार्ड की होगी, और हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर होगा जो काउंसलर होगा, और ये वार्ड मेंबर मिलके मेयर चुनेंगे। तो ये पूरे उसका अरेंजमेंट करते हैं, पूरे म्युनिसिपैलिटी का अरेंजमेंट करते हैं, पूरे जो आपका रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका काम करते हैं। इलेक्शंस यहाँ सभी बॉडीज के लिए होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, हर 5 साल में होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही बॉडी में 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं SC, ST और OBC और महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए। ठीक है, तो भारत ने 1992 में 1992 में 24 अप्रैल 1992 को पंचायत समिति का कानून पास किया है, और इसी के साथ हमने 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुरू किया है। इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में सिस्टम का। अब इसे कुछ फीचर्स देखते हैं। पंचायत, एक गांव की सभी 18 साल से ऊपर की आयु की जो लोग होते हैं वो पंचायत ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा वोटिंग करती है वार्ड मेंबर्स के लिए, वार्ड मेंबर अपने सरपंच और उप सरपंच को चुनते हैं, और ये टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, सरपंच और उप सरपंच को मिला के 7, जो गांव के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। 1992 में कानून पास हुआ है 73rd, 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ है, और इसके लागू होने के साथ इट बेसिकली कम्स एज एन एक्ट, एज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देन टू एम्पावर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, शहरी या नगरीय विकास को दबाने के लिए म्युनिसिपैलिटीज एक्ट विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 में, और पास और इनेक्ट कब हुआ देश में, 1993 में ये लागू हुआ है। ठीक है, नाउ अब इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं PRA पंचायती राज का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, ये 1 और 2 विलेज का एसोसिएशन है। ये मोर देन 10 to 15 विलेज जिसको क्लस्टर बोलते हैं या ब्लॉक बोलते हैं। और जब ऐसे ही ब्लॉक जिला में हो, यानी कि जिले के अंदर अगर मान लीजिए 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, 4 ब्लॉक हैं जिले में,
तो हर एक ब्लॉक में 10 से 15 गांव, तो बेसिकली टॉप टू डाउन अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ होता हुआ विकास है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। इलेक्शंस वर हेल्ड एट विलेज लेवल, हर 5 साल में ग्राम पंचायत ग्राम सभा के इलेक्शंस होते हैं। ईच स्मॉल विलेज इज नोन एज ग्राम सभा, कंसिस्ट ऑल एलिजिबल वोटर ऑफ एज अबव 18 ईयर्स। ग्रुप ऑफ मोर देन 2 और मोर विलेजेस, पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर प्रपोजल ऑफ डेवलपमेंट सबमिट बाय हेयर एट जिला परिषद। क्लियर। देन पावर्स और प्रोसीजर्स क्या हैं, जैसे कि नगर पालिका, छोटा एसोसिएशन 1 से 5 लाख, बड़ी मुंबई बृहनगर मुंबई नगर पालिका जो कि और बड़ा डेवलपमेंट या मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं। इलेक्शन हर 5 साल में होना जरूरी है, ये क्वेश्चन आते हैं एनडीसी स्टेज 1 प्लस बोर्ड के लिए भी। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC ST एंड वुमेन्स फॉर कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। 1/3 सीट्स, अब तो 50% सीट रिजर्व हो चुकी हैं कुछ राज्यों में। स्टेट इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो इंपॉर्टेंटली इलेक्शंस कराता है इनके लिए। एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट हमारे जिसमें है लॉन्ग आंसर टाइप। फॉर स्ट्रेथनिंग फेडरलिज्म, भारत में फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एनहांस फेडरलिज्म। इज व्हाट आर दैट प्रोविजंस, कौन से प्रोविजन है? हमने अभी देखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो हमने बात की है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, उसको आपको यहाँ बताना है, उसके फीचर बताना है, कब पास हुआ, कितने साल में हुआ और क्या उसके प्रोविजंस हैं। What were the major steps taken to make decentralization of effective? ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही है। डिसेंट्रलाइजेशन जो वर्ड है इन इंडिया, इट इज बेसिकली यूज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, वो उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। What amendments were made in the constitution in order to make the third tier of democracy more powerful? वो amendments आपको बताना है विद फीचर। इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में होते हैं, रिजर्वेशन है, ये 2 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 2012 दोनों में आया है, व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया? क्योंकि हमने रीजनल डाइवर्सिटी प्रमोट की है, कल्चर प्रमोट हुआ है, लिंग्विस्टिक पॉलिसी प्रमोट हुई है। एंड विच आर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया टू दैट एंश्योर इट? लिंग्विस्टिक एंड सेंट्रल रिलेशन पॉलिसी। थैंक यू सो मच, ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को जो हमने डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट बोर्ड क्रैश कोर्स के अंदर फेडरलिज्म, और इस चैप्टर को रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें एंड डू लाइक सब्सक्राइब मोशन प्राइवेट एजुकेशन लिमिटेड फाउंडेशन कोर्सेज। थैंक यू सो मच।